गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सभी ठीक होंगे और ठीक होना ही ज़रूरी है भाई, ठीक रहना भी ज़रूरी है क्योंकि हालत सबको पता है क्या चल रहा है फिलहाल कोरोना को लेकर के। ठीक है, तो लास्ट वाली क्लास में हमने बात की थी जब हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन जब हम पढ़ रहे थे, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन में हमने क्लियर जो किया था, फ्रॉम एल्कोहल हमने कंप्लीट कर लिया था। हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, उसमें हमने पहला टर्म जो पढ़ा था टाइप्स जो था अपने पास में, वो था फ्री रेडिकल प्रोसेस के थ्रू हमने रिएक्शन करवाई थी। और फिर दूसरा टाइप हमने पढ़ा था उसका फ्रॉम एल्किन। एल्किन में फिर हमने आपको मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ के बारे में सारी चीज़ें बताई थी। आज मैं जो बात करूंगा वो है उसी का हिस्सा है, फ्रॉम एल्किन का एक रिएक्शन और है फ्रॉम एल्किन की अपने पास में। फ्रॉम एल्किन से अपने को एक रिएक्शन और दे रखी है। ठीक है, क्या है रिएक्शन का नाम हम बता देते हैं, वो है एडिशन ऑफ हैलोजन। फ्रॉम एल्किन में एक रिएक्शन अपने पास में बची हुई थी, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस मतलब अपने को एल्किन पे किसका एडिशन करवाना है, हैलोजेंस का एडिशन करवाना। तो हम कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस वहां पर वेरी करता है, उसकी मैं बात करता हूं। इसी एडिशन ऑफ हैलोजन का जो दूसरा जो टर्म होता है, नाम जो होता है, वो होता है, ये एक टाइप का टेस्ट है। टेस्ट मतलब किस टाइप का टेस्ट है, बस इससे प्रोसेस का जो यूज है ना, हम किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेचर को कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस का यूज करवाते हैं। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिटेक्शन फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। भाई आपका हाइड्रोकार्बन जो आपने ले रखा है वो डिटेक्ट करना है कि वो अनसैचुरेटेड है या नहीं है। तो हम कॉमन सी बात है, फ्रॉम एल्कीन तो पढ़ रहे हैं तो चीजें अपने को पहले से थोड़ी सी क्लियर है कि हाँ भाई कंपोनेंट जो है वो अनसैचुरेटेड तो है, पर इस प्रोसेस के थ्रू हम कैसे इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे उसकी मैं और बात कर लेता हूँ। देखना क्या टर्म वेरी करता है। बस ये मैंने ले लिया यहाँ पर एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया Br2। ठीक है, अपने पास में यहाँ पर फिर बोलो किसकी प्रेजेंस में, फिर कहता है कि सर CCl4 की प्रेजेंस के अंदर। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस के अंदर। ये आपने ले लिया एथीन। ठीक है, Br2 का एडिशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा अपने पास में, CH2Br और ये बना CH2Br। मतलब नाम आया यहाँ पर 1,2-डाई ब्रोमो ईथेन। ठीक है, मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो Br2 जुड़ जाएगा, अदरवाइज Br2 की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं बन पाती कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर और दूसरी बात क्या करा कि सर यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल के आता है कि सर यहाँ पर इस जो एल्कीन जो अपने पास में होता है इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, और जब इसमें Br2 जब डालता है तो ये रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और यहाँ पर बनने वाला जो कंपोनेंट जो प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। मतलब रेडिश ब्राउन का कलरलेस होना इससे कंफर्म हो गया कि Br2 जुड़ गया है कहां पर, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में। तो मतलब इस प्रोसेस का यूज कहां करते हैं, बोल इस प्रोसेस का यूज करते हैं हम डिटेक्शन करने में। किसका डिटेक्शन, कि आपका जो हाइड्रोकार्बन जो है वो अनसैचुरेटेड है या नहीं है। अगर है तो एडिशन हो जाएगा ब्रोमीन का, अगर नहीं है तो एडिशन ब्रोमीन का नहीं होगा। समझे मेरी बात को। तो वहां पर अगर डबल बॉन्ड अगर है तो हो जाएगा, अदरवाइज रिएक्शन वैल्यू वहां पर नहीं करेगी, जो बात की हमने यहाँ पर। तो ये अपने पास में फ्रॉम एल्कीन का दूसरा स्टेप और बचा हुआ था जो हमने अभी आपके सामने किया है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जब भी आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डिटेक्शन की जब बात की जाती है तो आपको ये प्रोसेस वेरी करवाना है। CCl4 की प्रेजेंस में Br2 के साथ में एडिशन करवाना है, एल्कीन आपको लेना है। ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या अचीवमेंट देखने को मिलेगा कि आपका रेडिश ब्राउन जो नेचर है डबल बॉन्डेड वाला कंपोनेंट वो अपने आप को चीज किसमें कर लेगा, अगर Br2 जुड़ता है तो कलरलेस में, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि Br2 अब फ्री नहीं है, अब Br2 जुड़ चुका है और एक नया प्रोडक्ट कंपोनेंट बना चुका है।
समझ गए मेरी बात को? तो आई होप यहाँ तक आपको फ्रॉम एल्कीन के इस प्रोसेस में चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो ये फ्रॉम एल्कीन के सारे स्टेप मैंने खत्म करवा दिए हैं। अब मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा, हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में हमने फ्री रेडिकल हैलोजनेशन के थ्रू रिएक्शन पढ़वाई, फिर हमने फ्रॉम एल्कीन से पढ़ी। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ हमारे पास में फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब अब हमें क्या करना है, अब अपने को बनाना है बेंजीन के साथ में रिएक्शन किस तरीके से वेरी करेगी उसकी और बात कर लेते हैं। तो मैं मिटा दूं इसको, देखो अपने पास में क्या है। तो एक तरीके से हम इस स्टेप को आप ये बोल सकते हो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स के नाम से भी आप जान सकते हो उसको, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन कैसे करेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन का जो पहला जो स्टेप है वो अपने पास में यहाँ पर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। मतलब किसके थ्रू? बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव करना किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू, तो उसके थ्रू अपने को करवाना है। तो यहाँ पर इसका पहला जो स्टेप अपने पास में दे रखा है वो दे रखा है हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या दे रखा है? हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसकी बात कर लेते हैं हम, हैलोजिनेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो हैलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन। इसका मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हैलोजन होता है, मतलब H2 का जुड़ना अपने पास में, ठीक है। क्या किया? वो सर सिंपल प्रोसेस अगर हम बात करते हैं तो वो सर ये सिंपल प्रोसेस अगर हमने बात करी तो ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ये 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो मैंने हाइड्रोजन दिखा दिया है। ये मैंने क्या ले लिया? यहाँ पर बेंजीन लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया X2 मतलब यहाँ X जो अपने पास में रिएक्टिविटी का टर्म अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी F2 की होती है, फिर होती है Cl2 की, फिर होती है Br2, फिर होता है सबसे कम I2, ठीक है। अपने लिए जो जनरल प्रोसेस वेरी करते हैं वो किसके लिए वेरी करते हैं? क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। आयोडीनेशन का प्रोसेस भी क्या होता है? कंप्लीट प्रोडक्शन नहीं कर पाता, बताऊंगा क्यों। और F2 इज हाईली रिएक्टिव। F2 क्या होता है? यहाँ पर बहुत हाई रिएक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो कंप्लीट यील्ड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता है, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, अगर ये रिएक्शन करवानी है H2 का, किस कंडीशन में बोले? यहाँ डालेंगे हम एनहाइड्रस AlCl3 जो एक टाइप का लुईस एसिड है। ये H और ये X, HX क्या हो जाएगा? यहाँ पर भार हो जाएगा, और जहाँ H है वहां पर जुड़ जाएगा क्या? X, और ये बन गया हेलो एरिन्स वाली प्रॉपर्टी। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पर हैलोजन के अंदर एक जो टर्म अपने पास में पॉजिटिव है, दूसरा टर्म कैसा काम करेगा? यहाँ पर नेगेटिव। मतलब यहाँ पर जो एनहाइड्रस AlCl3 जो आपने यूज कर रखा है, मान लो कि मैंने यहाँ X का ले लिया, मान लो मैंने Cl2 ले लिया, तो यहाँ पर बनने वाला जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। तो इसका मतलब क्या करेगा कि सर यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में एक क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन का काम कौन करता है? ये जो लुईस एसिड दे रखा है इसका काम होता है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। जैसे मैं एक रिएक्शन करवा के दिखाता हूँ। तो ये Cl है, ये Cl है, ये AlCl3, ये लुईस एसिड होता है। इसके डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? खाली होते हैं कंपोनेंट को लेकर के। तो ये क्या बनाएगा? मतलब इसके चार्ज सेपरेशन की बारी आती है तो बस ये Cl का पॉजिटिव और ये अपने पास में AlCl का 4 नेगेटिव। तो यहाँ जो ये जो साइट है ये कैसी है? इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। ये कब होता है? जब क्लोरीन कंपोनेंट इस लुईस एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है। तो मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। इनका काम क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। और ये Cl फिर H के साथ में कॉमन सी बात है, एक Cl HCl के साथ में बाहर हो जाएगा, एक Cl कहाँ जाएगा?
इसको हटाएगा और यहाँ पर जोड़ देगा। तो यहाँ कोई मैकेनिज्म का टर्म नहीं है, ये सब चीजें आपने 11th में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक है, एलिमिनेशन है, एडिशन है, ये सब वहाँ का हिस्सा था ये। तो मैंने यहाँ करवा दिया किसके थ्रू, बोल हैलोजिनेशन के थ्रू कैसे हम हैलो एरिन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसके बनने की है, बोल क्लोरीन और ब्रोमीन इजीली बन जाता है, फ्लोरीन नहीं बन पाता है क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, आयोडीन भी नहीं बन पाता है क्योंकि अमाउंट ऑफ फील्ड प्रोडक्ट जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती है। उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ कि आयोडीनेशन क्यों नहीं हो पाता, वो तो लिस्ट एक्टिव है, क्यों नहीं हो पाता समझाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो आई होप आपको यहाँ पर हैलोजिनेशन का ये वाला टर्म तो समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि डाउट है तो मैं इससे क्लियर करेगा। अब मैं बात करता हूँ कंपोनेंट के अंदर किसकी, आयोडीनेशन के प्रोसेस की। तो कैसे आयोडीनेशन कैसे करते हैं और क्यों नहीं हो पाता, प्रोडक्ट कंप्लीट क्यों नहीं बन पाता, गुड यील्ड नहीं बन पाता है आयोडीनेशन के दौरान, समझाता हूँ। वो सर ये अपने पास में है बेंजीन, ठीक है, ये H है, आपने I2 डाला, समझ गए, I2 डाला तो ये बना कि सर अपने पास में यहां बन जाता है ये कंपोनेंट आयोडोबेंजीन, चलो बना दिया। फिर क्या निकला, साथ में प्रोडक्ट HI निकल गया सर। फिर यहाँ क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग द आयोडीनेशन जो प्रोसेस जो होते हैं ना, कौन से प्रोसेस, आयोडीनेशन जो प्रोसेस होते हैं वो सर रिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है समझाता हूं मैं आपको कि आयोडीन कंपोनेंट की रिएक्टिविटी लिस्ट होती है। अभी फिलहाल यहाँ पर अगर मैं हैलोजन की बात करता हूँ, I आएगा, HI को HI बाहर हो जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। अब अगर इनकी रिएक्टिविटी की अगर बात की जाए ना तो HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, HBr की उससे कम, HCl की उससे कम और HF की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। तो बोले ड्यूरिंग द आयोडीनेशन क्या बनता है, पर सर HI बनता है। HI जो होता है वो यहाँ पर सर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से जैसे ये HI किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आएगा तो ये वापस फर्दर अपने आप को किस में चेंज कर लेगा, I2 में चेंज कर लेगा। तो मैं वो रिएक्शन करके दिखाता हूँ कि कैसे कर लेगा चेंज, देखना थोड़ा सा। ये मान लो कि ये अपने पास में HI है, ये मैंने आयोडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HiO3, इसके कांटेक्ट में मैं ले आया तो ये इसका रिएक्टिविटी ज्यादा था। ये ऑक्सीडेंट अपने पास में, जैसे इस ऑक्सीडेंट के कांटेक्ट में ये आता है तो ये अपने आप को चेंज किस में करेगा, 3H2O प्लस में 3I2। तो देखो जो चीज आपने डाली थी वही वापस से रिप्रोडक्ट हो गई, ये नहीं होना चाहिए था। अगर जो डाला वो वापस फिर बन रहा है, फिर डाला फिर वापस बन रहा है, तो इसका मतलब प्रोसेस कैसा वेरी कर रहा है, रिवर्सिबल वेरी कर रहा है। और रिवर्सिबल अगर होगा तो ये जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर आयोडोबेंजीन जो यील्ड के रूप में बनता है, ये नॉट गुड यील्ड, मतलब इसका अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, मतलब ये 100% प्रोडक्शन के साथ में वेरी नहीं करेगा क्योंकि आयोडीनेशन प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं। ड्यूरिंग द आयोडीनेशन HI एज ए साइड प्रोडक्ट बनता है, HI की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और जब वो HI किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में, ऑक्सीडेंट के कांटेक्ट में आता है तो वो फर्दर अपने आप को आयोडाइज कर लेता है, I2 में चेंज कर लेता है। तो इसका मतलब ये प्रोसेस का HI का बनना, फिर I2 का बनना, फिर HI बनना, फिर I2 का बनना, प्रोसेस कंटिन्यू प्रोसीड करता रहेगा और वहां पर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो कभी भी कंप्लीट प्रोडक्शन वहां पर नहीं हो पाएगा। इस वजह से आयोडीनेशन प्रोसेस जो होता है नॉट गुड, समझे मेरी बात को। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन इज बेटर देन कंपेयर टू फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन। इसलिए जब भी आप हैलोजिनेशन की बात करते हैं तो आप क्लोरीन और ब्रोमीन को जोड़ें आयोडीन और उसके कंपेयर में, फ्लोरीन के कंपेयर में। तो आई होप पहला अपने पास में प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन में पहला टर्म समझ में आएगा, हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या बात की हमने, हैलोजिनेशन रिएक्शन की। अब मैं बात करता हूं दूसरा जो स्टेप इसके अंदर है अपने पास में, ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूट कंपाउंड में और ले लेता हूं। देखो एक रिएक्शन और देता हूं इसकी यहाँ पर हैलोजिनेशन की, मिटाऊं इसको। तो ये तो मैंने क्या करवाया था, ये मोनो हैलोजिनेशन करवाया था, मतलब एक ही हैलोजन जोड़ना था मुझे। अब मैं एक रिएक्शन और करवाता हूं, देखना हैलोजिनेशन का दूसरा एग्जांपल। मिटा दो इसको, देखो आई होप आपको समझ में आएगा। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि डाउट अगर है तो चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है आपका, समझे, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अब
अब एग्जांपल और दे रखा अपने पास में एनसीईआरटी में, क्या दे रखा है कि सर ये अपने पास में है टोलुइन, ठीक है। हर बच्चा ये जानता है कि टोलुइन का ये जो भाई साहब होता है, बेंजीन के ऊपर जुड़ने वाला ये जो C3 होता है, नाम क्या है इसका, टोलुइन है। ये जो भाई साहब होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। कैसे ग्रुप होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों? क्योंकि ये सर ये प्लस आई भी शो कर रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी शो करता है। इसका मतलब ये ऑर्थो और कैसे डायरेक्टिंग होंगे? पैरा डायरेक्टिंग होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करवाया? मैंने इसका करवाया है अपने पास में क्लोरीनेशन, Cl2 मैंने डाला, एरो पे मैंने एनहाइड्रस AlCl3 में ले लेता हूँ, अंडर हीटिंग कंडीशन में ले लेता हूँ। अब आपको पता है कि हर एक कार्बन पोजीशन पे एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो HCl इजीली एज ए साइड प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। एक बार टोलुइन कहाँ जोड़ेगा? क्लोरीन को ऑर्थो पे जोड़ देगा। एक बार टोलुइन क्लोरीन को कहाँ जोड़ेगा सर? पैरा पे जोड़ देगा। ये ऑर्थो बन गया और ये क्लोरीन पैरा, तो नाम आया ऑर्थो, इसका नाम पैरा है, ये क्लोरो है तो क्लोरो हो गया, और ये आ गया टोलुइन, ठीक है। ऑर्थो पैरा क्लोरो टोलुइन। पर कहता है कि सर पैरा वाला जो प्रोडक्ट जो होता है ना यहाँ पर, वो मेजर होता है। पैरा इज मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो इज माइनर। मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन के दौरान पैरा इज मेजर प्रोडक्ट हमेशा होता है ऑर्थो के कंपेयर में। यहाँ पर रीजन क्या कि सर पैरा जो है मेजर इसलिए होता है क्योंकि सर ये पैरा वाली जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होता है प्रोडक्ट। कैसा होता है वो सर? सिमेट्रिकल प्रोडक्ट होता है, और सिमेट्रिकल होने की वजह से इसके अंदर जो स्टेबिलिटी कैरेक्टर जो होता है वो ऑर्थो वाले के कंपेयर में क्या होता है? ज्यादा होता है। मतलब पैरा वाला जो होता है वो कहने का मतलब सिमेट्रिकल होने की वजह से मोर स्टेबल होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? पैरा वाले का सिमेट्रिकल होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है सर? ज्यादा होता है। समझ गए मेरी बात को? तो जब भी आप ऑर्थो पैरा में अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो पैरा इज ऑलवेज मेजर। कुछ एग्जांपल है एक्सेप्शन जिसमें ऑर्थो भी मेजर हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, पर वो क्यों है उसके पीछे की लॉजिक कुछ अलग है। पर यहाँ जनरल कंडीशन के अंदर पैरा मेजर होता है क्योंकि यहाँ पर पैरा सिमेट्रिकल होते हैं, और पैरा सिमेट्रिकल होने की वजह से आने वाला इनकमिंग कंपोनेंट जो होता है, कहने का मतलब सिमेट्रिकल होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, परफेक्ट क्लोज पैकिंग यहाँ पर कंपोनेंट का स्ट्रक्चर होता है। अरे सिमेट्रिकल अगर है तो पैकिंग परफेक्ट होगा ना, जब वो अपने आप को क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज करेगा, और इस वजह से यहाँ पर परफेक्ट अरेंजमेंट होने की वजह से पैरा इज हायर या मेजर प्रोडक्ट देन कंपेयर टू ऑर्थो। समझ गए मेरी बात को? तो ये आपको रखना है ध्यान। तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल ये था जब आपने क्या करवाया? क्लोरीनेशन करवाया। किसके साथ में? टोलुइन के साथ में। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई दिक्कत अगर रहती है तो आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पर अपने को बनाना है फ्रॉम डाईएजो साल्ट, ठीक है। फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट से कैसे बनाएंगे? हेलो एल्किन, हेलो एरिन वाली, मतलब हेलो एरिन कैसे बनाएंगे वो बता देता हूं। देखना भाई, मिटाऊं इसको, देखो नेक्स्ट अपने पास में प्रोसेस का नाम है फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट। अब सर डाइजेनियम साल्ट तो चलो ठीक है, फ्रॉम डाइजेनियम साल्ट। तो पहले मुझे ये समझना कि सर ये डाइजेनियम साल्ट बनता कैसा है, कैसे बनता है डाइजेनियम साल्ट। वो सर डाइजेनियम साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं ना, इसकी प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड का नाम होता है डाईएजोटाइजेशन। क्या नाम होता है? डाईएजोटाइजेशन। मतलब हम इसमें क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे ऑफ डाईएजो साल्ट ग्रुप, डाईएजोनियम साल्ट को। कैसे करेंगे समझते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। बस सर ये हमारे पास में मैंने यहाँ पर कंपोनेंट के एक प्रोडक्ट के रूप में मैंने यहाँ पर ले लिया है NaNO2 सोडियम नाइट्रेट, प्लस में ये मैंने लिया HCl, दोनों को मिलाया HNO2 बना, ठीक है। NaCl एज ए साल्ट बाहर हो गया, HNO2 बना। HNO2 जो होता है वो होता है नाइट्रस एसिड। क्या होता है? नाइट्रस एसिड।
फिर बोला कि सर मैंने इस नाइट्रस एसिड कंपोनेंट की रिएक्शन करवानी है किसके साथ में, अब एनिलीन के साथ में। तो ये मैंने ले लिया एनिलीन। एनिलीन के लिए मैंने इसको एरो पे रखा, मैंने क्या डाला बस नाइट्रस एसिड, तो HONO भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नाइट्रस एसिड ही है। साथ में आपने क्या डाल दिया, HCl डाला। टेम्परेचर कितना रखा आपने वो सर 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा, या आप 273 से 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे इसके साथ में ये एडिशन करवाते हैं तो क्या टर्म निकलता है, तो वो सर देखो वाटर देखे ना कैसे बाहर निकालता हूं मैं, ये 1 2 H ये 3 और ये 4 हाइड्रोजन हो गए। सिंपल प्रोसेस है, मैं को मैकेनिज्म नहीं समझा रहा, बैलेंसिंग के टर्म के आधार पर 2 3 1 4 तो हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने अपने पास में 2, तो मतलब कॉमन सी बात है, बाहर क्या हो गया 2H2 तो बाहर हो गया, बच क्या गया 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के, एक क्लोरीन का। और जब ये दो सारा का सारा कंपोनेंट आपस में एडिशन करेगा तो ये क्या बनेगा N2Cl। आयनिक फॉर्म में अगर बनाना हो तो ये क्या बनेगा, तो सर आयनिक फॉर्म में ऐसे भी ले सकते हो आप N2 का पॉजिटिव Cl, या इसको और खोल के लिखना हो तो आप इस डाइजेनियम साल्ट को कैसे लिख सकते हो N ट्रिपल बॉन्ड में N, ये पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, और ये बन गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या बन गया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। किससे बना यार, एनिलीन से बना। क्या बना, बहुत सारा डाइएजो ग्रुप बना। किस कंडीशन पे बना, बहुत सारा कंडीशन ये रही HONO प्लस में HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। और क्या बना दिया, डाई एजोटाइजेशन के थ्रू हमने बना दिया डाई एजोनियम साल्ट, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। अगर फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि सर डाउट अगर है तो आप ये क्लियर कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को, क्या बात की हमने यहाँ पर फ्रॉम डाइजेनियम साल्ट के थ्रू हमने रिएक्शन प्रोसीड करवाई है। देखो इसको, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ मुझे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, जो इसके अंदर अपने पास में कुछ रिएक्शन है जो इससे बनती हैं, ठीक है। देखते हैं उसको, मिटा दूं, ठीक है। देखो तो फ्रॉम डाइजेनियम साल्ट, तो अब कैसे करेंगे रिएक्शन देखना है। तो कुछ फेमस रिएक्शन है अपने पास में, उनकी मैं बात करता हूं, एक एक करके समझ लेते हैं। फ्रॉम डाइजेनियम साल्ट पढ़ रहे थे ना, हाँ बता दिया मैंने, मैं लिख देता हूं दोबारा। फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट, तो भाई पहली रिएक्शन मैं लिख देता हूं इसके अंदर सैंड-मेयर रिएक्शन। सैंड-मेयर रिएक्शन लिख देता हूं, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, ये डाइएजो ग्रुप आपको लेना है, डाइएजोनियम साल्ट, ठीक है। इसके कुछ 3 प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से यहाँ पर आपको वेरी करवाना। एक लेना आपको CuCl, एनसीईआरटी कोडिंग तो क्या आ रहा है Cu2Br2, पर आप जनरल ये भी आप ले सकते हो CuBr HBr ले सकते हो, CuCl HCl ले सकते हो, CuCN HCN ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो कॉपर के साथ में है वो वाला एडिशन करवाना है इस ग्रुप के साथ में। कंडीशन वही है 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है। ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, BDC। Br अगर है तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, समझे। Cl है तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और Cn है तो क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन। ये ब्रोमोबेंजीन बन गया, ये क्लोरोबेंजीन बन गया, और ये साइनोबेंजीन बन गया। समझ गए, पहली रिएक्शन है सैंड-मेयर, ऐसा है रिएक्शन। दूसरा अपने पास में यहां है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन वो ऊपर वाले की भूल में थोड़ा सा सुधार कर देता है। बोल कैसे है, बोल वही डाइजेनियम साल्ट मैंने फिर ले लिया N2Cl, ठीक है। वही प्रोडक्ट, समझ गए।
हीटिंग कंडीशन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ऊपर वाली कंडीशन में CuHCl डालो, CuHBr डालो और ये CuHCN डालो। अब यहाँ पर होने वाला प्रोसेस इस पे डिपेंड कर रहा है। देखो मैंने किस पे स्टार लगाया, यहाँ पर। समझ गए मेरी बात को? क्या बनेगा? ये बना अपने पास में क्लोरोबेंजीन, ये अपने पास में बना ब्रोमोबेंजीन और ये अपने पास में बना तीसरा वाला बना साइनोबेंजीन। ये हो गई दूसरी रिएक्शन, पहली सैंडमेयर और दूसरा क्या है अपने पास में गाटरमान रिएक्शन। नेक्स्ट सुनना, 2 रिएक्शन इसकी और अपने पास में, वो भी कर देता हूं मैं। एक है बाल्ज-सीमान रिएक्शन, एक है रिएक्शन विद KI। ठीक है, देखना नेक्स्ट देखो क्या अपने पास में। ये सब रिएक्शन बच्चा लिख लिख के याद करेगा, ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। शकल देखा, याद दिया, हाथ बांध के, अगर बच्चे हाथ बांध के करते हैं ना, ऐसे करके याद कर रहे होते हैं, वो नहीं चलेगा भाई। यहाँ पर नोटबुक जब तक लेके नहीं बैठेंगे तब तक आपको चीजें नहीं होंगी क्लियर। ध्यान रखना इस चीज का। तो अपना जो जितना भी लॉजिक अपना क्लियर करना है, वो ऐसा नहीं है कि आप रट्टा वाला काम करें, थोड़ा सा चीजों को लेकर के थोड़ा सा सीरियस होकर आपको करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास में थर्ड रिएक्शन अपने पास में यहाँ है बाल्ज-सीमान रिएक्शन। ठीक है, बाल्ज-सीमान रिएक्शन क्या होती है समझाता हूं। कुछ नहीं करना, ये बस ये अपने पास में ये डाइएजोनियम साल्ट है। ठीक है, 4 लगाओ तो दोनों पे लगाना, अदरवाइज न्यूट्रल छोड़ देना। क्या डालोगे? HbF4 डालोगे। अंडर हीटिंग कंडीशन वही 0 से 5। HCl क्या हो जाएगा? भार हो गया। क्या बन गया? ये बन गया N2BF4। ठीक है, ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड था, ये था बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। और जब इसको फर्दर आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसके अंदर? फ्लोरोबेंजीन प्लस में N2 प्लस में BF3 और क्या बन गया? फ्लोरोबेंजीन। समझ गए क्या बन गया? फ्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन कहलाती है कौन सी? बाल्ज-सीमान रिएक्शन। 4 सेपरेशन की बात तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, एक ही बात है। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड पहले HbF4 के साथ में रिएक्शन करवाओगे, HCl बाहर हो जाएगा, फिर ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, फिर इसको फर्दर हीटिंग देंगे, डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन प्लस में N2 प्लस में BF3। समझ गए? ये है बाल्ज-सीमान रिएक्शन। अगली रिएक्शन अपने पास में फोर्थ रिएक्शन है यहाँ पर, रिएक्शन विद, किसकी बात कर रहे हैं हम? रिएक्शन विद KI। अगर मुझे रिएक्शन विद KI करवाना हो वार्म कंडीशन में आयोडोबेंजीन बनाने के लिए, तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमने आयोडो का नहीं पढ़ा। मैंने कहा ना कि डायरेक्ट अगर आप I2 जोड़ते हो तो पॉसिबल नहीं हो पाता, कॉमन सी बात है, क्योंकि आयोडीनेशन इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो तरीका थोड़ा बदला हमने, तो मैंने फिर क्या लिया? बेंजीन डाइज़ोनियम लिया KI आप डालोगे वार्म। समझ गए मेरी बात को? किस कंडीशन में डालना अपने को? वार्म कंडीशन के अंदर अपने को डालना है। ठीक है, अब कॉमन सी बात है कि चीजें जब आपने KI जब डालेंगे अंडर हीटिंग कंडीशन में, तो क्या क्या भार होगा? यहाँ पर KI का आयोडीन जुड़ जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा, K का Cl बन जाएगा और N2 बनेगा और ये आएगा आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैंने बात की है फ्रॉम डाइज़ोनियम साल्ट से 4 रिएक्शन करवाई, सैंडमेयर, गाटरमान, बाल्ज-सीमान और रिएक्शन विद KI। और एक खुद डाइज़ोनियम साल्ट किस प्रोसेस के थ्रू बनता है वो प्रोसेस मैंने आपको बताया, जिसको बोलते हैं हम डाईएजोटाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई कि इनको लिख करके याद करके देखें, याद होनी चाहिए हर बच्चे को। मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा आपको सोल्व करने के लिए, जो आपको सोल्व करना है। समझे मेरी बात को? नोटबुक साथ साथ बनाते रहें, ध्यान रहे इन चीजों का। ठीक है, नेक्स्ट वाले प्रोसेस में हम पढ़ेंगे कुछ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। हैलोजन एक्सचेंज में 2 रिएक्शन हो रहे हैं,
एक है फिंकलेस्टाइन, एक पढ़ेंगे हम स्वार्ट रिएक्शन जिनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा मैं, और एक हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ है हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टियां हैं उनके बारे में विद टर्म समझाऊंगा मैं आपको, कैसे आपको देखना है फिजिकल प्रॉपर्टी, बीपी, एमपी, डेंसिटी, सोल्युबिलिटी, सब चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। ठीक है, तो ये बात की हमने यहाँ तक। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि थोड़ा सा डाउट अगर है तो आप मेरे से क्लियर करेंगे, समझेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, प्लीज़ कर लेना भाई। कोरोना ने हालत ख़राब कर रखी, बता रहा हूँ तुम लोगों को। और अपना ध्यान सबसे पहले, सेफ्टी फर्स्ट, अपना ध्यान भी आप अच्छे से रखेंगे, क्योंकि बाहर बेवजह बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना ने बहुत हालत ख़राब कर रखी। आप सब देखते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, बाय।